हैं चैप्टर 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कि हम लोग ये सीखेंगे जी कि अगर हम कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, मीन्स मेरा मतलब ये है कि अब हमारा बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम सिर्फ वही थ्योरी पढ़ेंगे जिसका यूज़ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में होने वाला है। अकाउंट्स में ज़्यादातर वेटेज जो होता है वो न्यूमेरिकल का होता है। तो न्यूमेरिकल जो है, अगर आपको न्यूमेरिकल करने, सम्स करने हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पता हो। अब बात यह आती है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब ये है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिजनेस के अंदर, तो होता क्या है, अगर बिजनेस के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो किसी न किसी आइटम को अफेक्ट करती है। वो किसी आइटम को लेके की जाती है बात। कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मेरे को किसी से पैसा लेना है, तो पैसा लेना है किसी से, तो जिस इंसान से लेना है वो इंसान वो ट्रांजैक्शन मेन बंदा हो जाएगा, मेन पर्सन हो जाएगा। तो वो पर्सन क्या कहा जाएगा, उस पर्सन को क्या कहेंगे हम। या मान लो अगर हम कोई फर्नीचर खरीद के लाते हैं बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फर्नीचर यहाँ पे क्या है, मेन आइटम है। अब फर्नीचर किस कैटेगरी में आता है, क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ने वाले हैं। मेरी ये एक फुल फ्लैश वीडियो है जिसके अंदर चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट समझाया जाएगा, जिसके अंदर आपको ये चैप्टर करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपको कोई अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टी.एस. ग्रेवाल बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भी बुक पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप कर लोगे, ठीक है। तो ये 11th क्लास के लिए है स्पेशली चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म, टॉपिक का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे बच्चे कि यहाँ पर हमारा बात होती है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहला आइटम जो आता है वो है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एंटिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिससे पैसा कमाया जा सके, या पैसा कमाओ या तो किसी के लिए काम करो, ठीक है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए या किसी के सोशल वेलफेयर के लिए। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो कोई भी एंटिटी ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये एंटिटी दो तरीके की हो सकती है, या तो बिजनेस एंटिटी या तो नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए रन की जाती है, और नॉन बिजनेस एंटिटी वो होती है जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। यानी अगर कोई हमारी तरफ से कानून की नज़र में, मतलब लॉ की नज़र में है, कुछ एग्जिट करता है, उसके नाम से काम चल रहा है, वो चल रहा है, उसके नाम से काम किया जा रहा है, बिजनेस चलाया जा रहा है, तो वो हमारी एंटिटी क्या मान जाएगी, बिजनेस एंटिटी मान जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस एंटिटी। अब एग्जांपल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, जिसके नाम से बिजनेस चल रहा होता है, सुना ही होगा आपने। अब आता है आपका नॉन बिजनेस एंटिटी। सर नॉन बिजनेस एंटिटी क्या है, अगर कोई एंटिटी सेटअप की जाती है सिर्फ और सिर्फ, वो भी कानून में मतलब एग्जिट करती है आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे, यानी वो कुछ है जिसके नाम से आप कोई काम कर रहे हो, अब उसके नाम से काम कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, समाज सेवा काम करना है, ठीक है। तो देखो, इट इज एन एंटिटी सेटअप इन द अकॉर्डेंस विद लॉ टू एंगेज इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल और फॉर इट्स मेंबर, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि आपने सुना होगा कई क्लब्स होते हैं, कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, कई स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं, ये सारे नॉन बिजनेस एंटिटी में आते हैं। तो क्लियर है बच्चों। इसी के साथ अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट वन जो होने वाला है वो होने वाला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम बिजनेस में कोई भी पैसा जो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, मनी की फॉर्म में होता है, अगर कोई हम गुड्स खरीद रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं या पैसे आ रहे जा रहे हैं, तो ये सारी क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शंस कहलाती है। इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, इन्हीं चीज़ों का एक्सचेंज करना ट्रांजैक्शन कहलाता है। देखो, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मनी
गुड्स और सर्विसेज। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ये कैश की फॉर्म में होते हैं और क्रेडिट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैश और क्रेडिट का मतलब या तो आप अभी पैसा लो और दो, या तो आप फ्यूचर में लो और दो। जैसे रमन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू अमन। तो आपने, रमन ने क्या किया, गुड्स बेचा अमन को। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, बोथ अमन सेल्स ऑफ गुड्स एंड अमन परचेज ऑफ गुड्स, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वन की बात की जाए बच्चे, तो हमारा जो अगला आता है वो आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है सर? अकाउंट का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे, अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो आपने एक फर्नीचर, आपने गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, गुड्स खरीद और बेच रहे हो, गुड्स खरीद बेच रहे हो, तो आप 1 तारीख को, 1/4 को सेल करते हो, 2/4 को परचेज करते हो, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक हेड के अंदर लिख रहे हो, यही हमारी क्या कहलाती है, अकाउंट कहलाती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि समझो कि मान लो हमारे पास कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। तो कैश राम से आया इतना, शाम से आया इतना, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे पैसा आ रहा है, तो इन सबको मैंने एक हेड के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। इसी हेड को हम अकाउंट कहते हैं। इसी को हेड को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। तो देखो अकाउंट के बारे में क्या कहा गया। अकाउंट कह रहा है बच्चे, इट इज़ इन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ कैश एंड क्रेडिट, चाहे वो कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट बेसिस पे भी होता है, अंडर अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर हेड के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सारी ट्रांजेक्शन जो कैश में है और क्रेडिट में है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। अकाउंट में सेल्स, परचेज, सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल और ओनर, ओनर या प्रोपराइटर कौन होते हैं? अब मैं आपसे कहूँगा, जैसे कि मान लो एक मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए क्या करता है, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए कहता है कि भैया मैं ना एक बिज़नेस खोलना चाहता हूँ। मिस्टर राज, समझ लो मिस्टर राज जो है वो अपना एक बिज़नेस खोलना चाहता है, और मिस्टर राज अपना खुद का एक फैक्ट्री डालता है, उस फैक्ट्री में अपने खुद के पैसे लगाता है। तो मिस्टर राज जो है, जो बिज़नेस में अपना खुद का पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट, पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्ट इन फैक्ट्री, और कितना लगाता है, 50 लाख रुपए लगाता है। ये अपना पैसा 50 लाख रुपए लगाता है, वैसे तो 80 लाख रुपए लगेगी, लेकिन 50 लाख पड़े थे, ये खुद के पैसे इसने लगा दिए। जब कोई इंसान अपने ही बिजनेस में अपना खुद का पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा लगा रहा होता है उस इंसान को हम लोग प्रोपराइटर कहते हैं। उस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्या होती है सर? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल, कैपिटल मीन्स कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इन हिज बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इसी को हम कैपिटल कहते हैं। इट मे बी फॉर्म, बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स। हो सकता है पैसा भी लगाए, या हो सकता है वो पैसे की जगह असेट्स लेकर आ जाए बिजनेस में, जिसकी कोई एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। इसका दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी होता है, नेट वर्थ भी होता है, ये भी इसके अदर नेम है। प्रोपराइटर को होता है जो बिजनेस को चला रहा है, जो बिजनेस को चला रहा है वो क्या है, प्रोपराइटर है। तो बिजनेस को जो चला रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं। जो बिजनेस को चला रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं। जो बिजनेस को चलाता है उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु रन द बिजनेस इज अ मैन, मनी इज अ प्रोपराइटर, इसका नाम ओनर भी होता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग का मतलब होता है, जैसे कि हम अपने ही बिजनेस से, ड्राइंग को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। अगर हम अपने ही बिजनेस से
सीधी सी बात है, अपने ही बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करके ले जाते हैं कि मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। तो मैं अपनी फैक्ट्री में क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कि मेरी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में मैंने 50 लाख रुपए लगाए, 50 लाख रुपीज़ लगाए, 50 लाख रुपीज़ रखे थे लगाने के लिए। लेकिन इसमें 10 लाख रुपीज़ कैश पड़े हुए थे मेरे पास, कैश में पड़े हुए हैं, कैश में भी बचे हुए हैं। अब इसमें से 2 लाख रुपए मैं ले जाके अपनी बच्चे के बर्थडे पे यूज़ कर लेता हूँ। बर्थडे पे ये बंदा यूज़ कर लेता है राज, बर्थडे पे यानी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके चला गया। सर इसी को हम लोग ड्राइंग कहेंगे। अब जब पैसा बिजनेस से निकालेगा तो बिजनेस का पैसा, ये बिजनेस का पैसा था और तुमने यूज़ किया अपने घर के खर्चे के लिए, तो इस पर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। जब कोई बिजनेस का पैसा निकाल के लिए जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। देखिए, तो ये हम लोग समझते हैं ड्राइंग। ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। जरूरी नहीं है पैसा ही हो, गुड्स भी अगर बिजनेस का आप लेकर जा रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और उसको हमेशा हम किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज कॉस्ट पे, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन जो हमारा होने वाला है वो है लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है अगर आप फ्यूचर में कोई पैसा पे करने वाले हो, सीधी सी बात, अगर आप फ्यूचर में पैसा पे करने वाले हो तो फ्यूचर में जब भी हम कोई पैसा पे कर रहे होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। या तो फ्यूचर में पैसे पे करने हैं, या तो फ्यूचर में हमें क्या करना है, पैसे पे करने हैं, या तो हमें फ्यूचर में क्या करना है भैया, पैसे पे करने हैं, या तो फ्यूचर में हमें कोई सर्विस देनी है किसी के लिए। इट मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। सीधी सी बात कह रहा है कि भैया ऐसा है, अगर बिजनेस को कोई पैसा पे करना है, ठीक है, लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर होता है उसकी लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखना भूल गया, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो आउटसाइडर की होती है, या लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, ठीक है, अदर देन द ओनर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है जो ओनर की बिजनेस के लिए लायबिलिटी है वो इंटरनल होती है, और बाहर वालों के लिए जो होती है वो एक्सटर्नल कहलाती है। बाहर वालों को पैसा देना होगा तो एक्सटर्नल, और बिजनेस के लिए कुछ है, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी मैंने नहीं दी इस महीने, अगले महीने दे दूंगा, तो ये इंटरनल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ किसी से माल स्टॉक खरीद के लेकर आया हूँ और उस स्टॉक की पेमेंट अभी तक मैंने नहीं दी है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगी। अब इंटरनल एक्सटर्नल बात की बात है। उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे क्रेडिटर लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारी क्या है, एक्सटर्नल होती है, बाहर वालों को पैसा देना होता है। अब लायबिलिटी को क्लासीफाई कैसे किया गया है? लायबिलिटी को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, एक करंट में और एक नॉन करंट में। सर करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिसको हमें सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के अंदर चुकानी होती है, 12 महीने के अंदर पे करनी है। शॉर्ट पीरियड जिसे 12 महीने कहते हैं, 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप पैसा पे करना है आपको, इसके अंदर अंदर पे करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो गया, 12 महीने से ज़्यादा लग गए पैसे पे करने में, तो उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो आपको फ्यूचर में पैसा पे करना हो या कोई सर्विस देनी हो तो उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स हो जाते हैं। सर ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, पहले ये समझा दो, ठीक है बच्चे। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, ये वन बाय वन हम लोग समझेंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी अकाउंट्स पढ़ने का मज़ा आएगा। देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे कि मान लो, लेट सपोज दैट कि यहाँ पर एक गुड्स था, गुड्स के तौर पे क्या था, मैं गुड्स के तौर पे कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था मैं, और एक बंदा आया मेरे से कोल्ड ड्रिंक खरीद के ले गया अपनी दुकान में सेल करने के लिए। अब कोल्ड ड्रिंक जब लेके गया तो इस बंदे ने मेरे से कहा, कोल्ड ड्रिंक ले गया और इसने उधार खरीदा, और मुँह जुबानी बोल दिया कि मैं पैसा आपको आफ्टर 3 महीने बाद दूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स, कोई डेट नहीं थी, बस यूँ ही कह दिया 3 महीने बाद आ जाना।
अब 3 महीने बाद जब मैं पैसा मांगने गया तो उसने कहा अरे यार आज नहीं कल आ जाना, कल गया फिर कहा एक हफ्ते बाद आ जाना, ऐसे डेट बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट पे जो क्रेडिट सेल होती है, जब हम किसी को सेल कर देते हैं गुड्स और कोई ख़रीद के ले जाता है तो वो इंसान क्या कहलाता है, हमारा सॉरी क्रेडिट परचेज करते हैं। अरे ये उल्टा हो गया, ये जैसे कि अगर आप गुड्स को ख़रीद रहे हैं और आप उससे कहते हैं 3 महीने बाद पैसे ले जाना और उसको गोली दी जा रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेज को, सॉरी क्रेडिट परचेज होता है, सेल्स नहीं होता। तो क्रेडिट परचेज अगर आप करके आ रहे हो और आप उसको डेट दे देते हो आगे की, हम कुछ दिन बाद पैसे दे देंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। लेकिन अगर आप उस पर डेट लिख के देते हो कि मैं इस डेट को पैसा दूंगा, तो इसे हम बिल्स पेबल कहेंगे। आगे चलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर बैंक ने आपको लिमिट दे रखी है, आप इतना पैसा भी यूज़ कर सकते हो, नहीं होने पे भी, मान लो 10,000 अकाउंट है, 50,000 की लिमिट दे रखी है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और आपको 60,000 की पेमेंट करनी है, तो आप एक्स्ट्रा 50,000 की पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि बैंक ने आपको ओडी फैसिलिटीज़ दे रखी है। और जब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको एक काम ये करना है कि वो पैसा 10 से 15 दिन के अंदर जमा करना होता है। अगर आप जमा नहीं करोगे तो फिर आप पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी में ये हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि हमने किसी एम्प्लॉय से क्या किया, एम्प्लॉय से काम करवा लिया और उस एम्प्लॉय को पैसे देने थे, उस एम्प्लॉय को पैसे देने हैं तो हमने पैसे अभी पे नहीं किए हैं, तो ये हमारा खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी पार्टी से हमने पैसा एडवांस में ले लिया है लेकिन अभी तक काम नहीं किया है, तो काम तो करना पड़ेगा ना फ्यूचर में, तो 12 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी। या 12 महीने से कम के लिए आपने किसी को लोन दे रखा है, आपने लोन ले रखा है सॉरी, तो आप जब लोन लोगे छोटे समय के लिए तो ये भी आपकी लायबिलिटी कि 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ ज़्यादा नहीं होती, ये वही होती है 12 महीने से ज़्यादा के लिए बाद पे करनी हो, जैसे कि आप लोन ले लेते हो बैंक से या पब्लिक से लोन ले लेते हो जिसे डिवेंचर्स कहते हैं, तो ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले वो है असेट्स। सर असेट्स क्या होती है, ध्यान से सुना मेरी बात। अगर आप बिज़नेस में, सीधी सी बात मैं कहता हूँ, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस करते वक्त आप अगर प्रॉपर्टी कुछ खरीद के लाते हो, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आप बिज़नेस के अंदर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपका नाम है मिस्टर राज, ठीक है। मिस्टर राज ने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मिस्टर राज जो है वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, और मिस्टर राज जो है बिज़नेस स्टार्ट करता है तो राज को एक फैक्ट्री खोलने के लिए क्या क्या चाहिए होगी। सर फैक्ट्री खोलने के लिए उसको चाहिए होगी लैंड, बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है बिज़नेस के अंदर, ये सारी बिज़नेस की प्रॉपर्टी क्या मान जाएगी, असेट्स मान जाएगी। तो असेट्स का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी बिज़नेस में लगी हुई है और इसको आप एक टाइम पे बेचकर पैसा ही वसूल कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। अब हम असेट्स के बारे में जानते हैं, असेट्स होती क्या। असेट्स की बात की जाए, असेट्स आर द प्रॉपर्टी विच इज़ हेल्ड और ओन बाय द इंटरप्राइजेस। एक इंटरप्राइजेस बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर लेकर आता है, वही सारी असेट्स कहलाती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, देखो ना, असेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस, ये सारी होती है। अब असेट्स को हमने क्लासीफाई 3 फॉर्म में किया है, पहला करंट, दूसरा नॉन करंट। करंट असेट्स वो असेट्स होती है जिसको हम 12 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं और 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, जिसे हम 12 महीने के अंदर अंदर यानी छोटे टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखो, दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश, 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दो, या ऐसी असेट्स जो हमको बेनिफिट देती है कितने, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो इसे हम करंट असेट्स कहते हैं।
अब बात आती है सर करंट एसेट से हो गया, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि मैंने गुड्स खरीदे और उसको गुड्स किस लिए खरीदी, ताकि मैं उसको बेच सकूं, बेचकर पैसा कमा सकूं। तो गुड्स खरीदा छोटे समय के लिए, 1 साल के अंदर अंदर इसको बेच बाच के पैसा वसूल कर लूँगा। तो ये हमारी क्या है, गुड्स क्या है, हमारी करंट एसेट्स है। डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश, डेटर्स जो होते हैं वो एक टाइम पे उधार लेकर गए थे, वो पैसा आने वाले टाइम में देंगे, तो ये भी एसेट्स है। या बिल रिसीवेबल, तो ये भी है। कैश, ये सारी चीज़ें। तो एग्जांपल लेते हैं कैश और बैंक। सर कैश और बैंक तो है ही एसेट्स, क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश में होता है, बैंक से पैसा कभी भी निकलवा लो। अब कहानी आती है डेटर और बिल रिसीवेबल की। बच्चे ये सुनो मेरी बात। जब मिस्टर राज कोई सामान बेच रहा था, तो उस समय क्या हुआ, मिस्टर राज जब सामान बेच रहा था ना, तो मिस्टर राज से सामान खरीदने आई सविता। और सविता ने बोला कि भैया आप, सविता ने बोला कि मुझे उधार सामान चाहिए। हमने कहा ले ले भाई। कहती मैं मुँह जुबानी, कहती मैं कुछ दिन बाद पैसा दे दूँगी। अब मुँह जुबानी तो जानते हैं क्या कितनी सही होती है, और उसके बाद ये गोली देने लग जाती है। तो इसी को हम डेटर कहते हैं। लेकिन अगर कोई रिटर्न प्रूफ दे दे, रिटर्न में यानी लिख के दे दे कि भैया मैं इस डेट को पैसा दूँगी तो दूँगी, तो वो डेट फिर उस केस में वो फिर बिल रिसीवर हो जाएगा। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हम करंट असेट्स हो गया। करंट असेट्स के बाद हमारा आता है नॉन करंट असेट्स। और सर बिल रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री गुड्स को ही कहते हैं। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली है। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मैंने अभी कर दिया लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए पैसा कहीं लगा दिया है, ठीक है, 12 महीने के अंदर अंदर हम इसको हटा भी सकते हैं। नॉन करंट असेट्स, ऐसी असेट्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस में लगी होती है। दूसरा, इसका पर्पस जो होता है वो रीसेल करने का नहीं होता, ये रीसेल पर्पस से नहीं खरीदी जाती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में लगी होती है। और ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी यानी बिजनेस की पैसा कमाने की क्षमता को बढ़ाती है, कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ये हमारी नॉन करंट असेट्स होती है। इसके अंदर फिक्स असेट्स आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस आता है, अदर नॉन करंट असेट्स आता है। अब फिक्स असेट्स को पहले डिस्कस करेंगे कि फिक्स असेट्स होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, फिक्स असेट्स एक ऐसी असेट्स होती है जिससे हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अगर किसी असेट्स को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते ईजिली, तो उसी को हम लोग फिक्स असेट्स कहते हैं। दूसरी बात, ये हमारी बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे 20 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है और गलती से वहाँ पे 30 बच्चे आ गए। मैंने 20 बच्चों को बिठा दिया, 10 बच्चों को खड़े करके अलग अलग तरीके के मार्कर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्या बच्चे रुकेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन मैंने मार्कर की जगह उनके लिए बैठने के लिए चेयर अरेंज कर दी, क्या अब रुकेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि चेयर क्या है, फिक्स असेट्स है, जो उनको ज़रूरत थी उस पर बैठने की। तो ये हमें क्या करेगी, वो जब बच्चे रुक जाएंगे तो हमारी फीस ज़्यादा आएगी, फीस ज़्यादा आएगी तो अर्निंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ गई। तो इसके अंदर आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स। पेटेंट्स होगा बेटा, पेरेंट्स नहीं, ये पेटेंट्स है, ठीक है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट एक्सेट्रा। फिक्स आर्ट असेट्स को हमने दो एक्स्ट्रा पार्ट में डिवाइड किया है, एक टैंजिबल असेट्स और एक होता है इंटैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल असेट्स वो होती है जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे असेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। आपने सुना होगा पेटेंट्स क्या होता है। पेटेंट्स जैसे कि मैंने कोई फार्मूला इन्वेंशन किया, मैं चाहता हूँ वो फार्मूले का फीचर्स मेरे प्रोडक्ट में हो, ठीक है। कोई फीचर्स, मान लो कोई फीचर्स ही मैंने वो कर दिया, और फीचर्स जो चाहता हूँ वो मेरे प्रोडक्ट में हो, किसी और प्रोडक्ट में ना हो, तो मैं उसका क्या करवा लूँगा, पेटेंट्स करवा लूँगा। इसी को पेटेंट्स कहते हैं। गुडविल क्या होती है सर? गुडविल एक अच्छा नाम होती है जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में करती है। जैसे कि किसी कंपनी का नाम अच्छा कब बनता है, जब वो मेहनत करता है अच्छे से,
बहुत हार्ड वर्क करता है, तब जाके उसका नाम बनता है। तो वो नाम क्या करता है, प्रॉफिट कमाने में अर्न करता है, लेकिन उसे छू और देख नहीं सकते कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है, तो इसे हम लोग गुडविल कहेंगे। ट्रेडमार्क एक निशान होता है। कॉपीराइट कि जहाँ पे पेटेंट्स करवा रखा है वहाँ पे राइट मिल गया किसी को कि वही चीज़ बना लो, तो इसे कॉपीराइट कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, ऐसी एसेट्स ना तो टेंजिबल होती है ना तो वो इंटेंजिबल होती है। मतलब ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है, लेकिन इसकी भरपाई भी इसलिए कई सालों तक मिलेगा, इसलिए इसकी भरपाई उस साल में नहीं करवाई जाती जिस साल में हमने पैसा कमाया है। तो एक्सपेंस और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट आर रिटर्न ऑफ इन दी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक से ज़्यादा साल तक ये राइट ऑफ होती रहेगी जब तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सच एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसके अंदर हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट में जो भी खर्चा होता है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है। तो ये हमारा फिक्स एसेट्स हो गया। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिसिप्ट्स के बारे में। रिसिप्ट्स क्या होती है ये जानते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट्स का मतलब होता है जो हम बिज़नेस के अंदर कोई भी एक पूरे साल के अंदर जितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, एक पूरे साल के अंदर हम जितना पैसा रिसीव करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, रिसिप्ट्स कहलाती है, ठीक है। रिसिप्ट्स दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। सर डेली पैसा रिसीव कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे पैसा रिसीव कर रहे हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। जैसे कि आप सेल करते हो गुड्स को तो डेली पैसा आता है, सेल करना तो डेली लगा रहता है, ठीक है। सर्विस दे रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ सर्विस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, बिजनेस के अंदर बिजनेस तुम्हारा रेंट भी देने का है तो रेंट रिसीव करोगे, इंटरेस्ट रिसीव करोगे, ब्याज पे पैसा देना है तो ये सारी चीज़ें रिसिप्ट्स होती है रेवेन्यू। अब आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। सर कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो बार बार नहीं रिसीव होती, कभी कभार होती है, ठीक है। बार बार रिसीव नहीं होगी, कभी कभार होगी। तो सर क्या मतलब ये आपने किसी फिक्स एसेट्स को उठा के बेच दिया, तो भैया फिक्स एसेट बिजनेस में बार बार नहीं बेच जाती, जब ख़राब हो जाएगी, यूज़ लाइक नहीं रहेगी, तब बेचेंगे। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स या मशीनरी जिसके अंदर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे फिक्स एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, लोन एक्सेट्रा। दे एदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस असेट्स, ये लाइबिलिटी को बढ़ाती है और असेट्स को रिड्यूस करती है। जैसे कि लोन ले लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। अब आता है कैपिटल शिफ्ट्स होने के बाद आता है एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर कहता है जो हम पैसा बिजनेस में खर्च कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है, एंटिटी जो है वो खर्च कर रही है बिजनेस के लिए, तो वो सारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कैपिटल, रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो डेली रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं खर्चे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। और जिसका मोटिव होता है पैसा कमा के देना। रेवेन्यू देखिए, अर्निंग फॉर रेवेन्यू एंड इट इज़ अ वैल्यू पेड ऑन रेगुलर बेसिस विच हैज़ एक्सपायर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसका ज़्यादा टाइम नहीं होता, एक साल का टाइम होता है, फिर अगले साल दोबारा खर्चा आते हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स, आज मैंने ख़रीदा फिर मैंने कल इसको बेचने के लिए। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेवेन्यू होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सर ऐसे खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स को खरीद कर आगे आप इम्प्रूव करते हो, किसे, आगे प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, असेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, फिक्स असेट्स को, ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। जैसे मान लो मशीन का रिपेयर करवा रहे हो, उसमें कुछ पार्ट्स ऐड ऑन करवा रहे हो ताकि वो पुरानी हो चुकी है अच्छे से काम करे, इसे कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इरेगुलर नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सारी आपकी क्या कहलाती है, कंप्यूटर, गुडविल, पेटेंट्स, ये सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। फिर आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वही बात कर रहा है फिक्टिशियस असेट्स की। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि हम कोई खर्चा आज कर दे रहे हैं लेकिन इसका आने वाला बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा, इसलिए इस खर्चे की भरपाई हम आगे आने वाले कई सालों तक करवाते हैं। इसी खर्चे को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बारे में बात करते हैं, एक्सपेंस क्या होता है। देखो, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और उस बिज़नेस का मोटिव है इनकम कमाना, प्रॉफिट कमाना, अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए या रेवेन्यू कमाने के लिए
आप जो भी पैसा खर्च करते हो वो सारा एक्सपेंस कहलाता है। तो अमाउंट स्पेंड ऑन इनकर्ड अर्न रेवेन्यू क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है भाई ऐसा है, अगर आपका मेन काम क्या है, ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात। ये कह रहा है कि अगर आप बिजनेस से, ठीक है, अगर आप अमाउंट पैसा खर्च करते हो रेवेन्यू कमाने के लिए, जिसका टाइम पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर अंदर इसके बेनिफिट जो मिलने हैं वो 1 साल के अंदर अंदर मिलने होते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं, उसके बाद दोबारा से खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे खर्चों को एक्सपेंस कहते हैं। जैसे परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा, मैं आज खरीदता हूँ, कुछ दिन बाद बेच दूंगा, पर मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर इसको बेचना है। फिर सैलरी किस लिए दे रहा हूँ? भैया वो काम कर रहा है, अब काम करेगा तो जाहिर सी बात है 1 महीने की सैलरी दूंगा, 2 महीने की दूंगा, 3 महीने की दूंगा, 6 महीने की, तो 6 महीने काम करेगा फिर ख़त्म उसका बेनिफिट, फिर अगले साल फिर से देना पड़ेगा वेजेस, रेंट, ये सारी चीज़ें। फिर खर्चों को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हम पहले पे कर देते हैं लेकिन बेनिफिट बाद में लेते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर, आने वाले टाइम में लेंगे। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करते हैं, ऐसे खर्चे जो हम, जिसका बेनिफिट तो हम ले चुके हैं लेकिन अभी तक अमाउंट पे नहीं किया, यानी कोई एक्सपेंस इनकर्ड तो हो गया है, मीन्स उसका बेनिफिट ले चुके हो लेकिन अभी तक अमाउंट पे नहीं किया है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। देखिए ये इनकर्ड हो चुके हैं पूरे अकाउंटिंग ईयर में बट नॉट पेड, अभी तक पे नहीं हुए। रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? अगर मैं कहूँ मेरा काम प्रोडक्शन करना है और फिर उसको सेल करना है, तो मैं गुड्स से रिलेटेड चीज़ें जो भी है, अगर मैं उस गुड्स को बेचता हूँ तो उससे जितना पैसा आ रहा है ना, टोटल फ्लो, इनफ्लो या ग्रॉस इनफ्लो, ग्रॉस और टोटल दोनों सेम होते हैं, तो जितना पैसा आ रहा है ना वही मेरी रेवेन्यू होती है। तो देखो या तो आ रहा है या तो आने वाला है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ ऑर्डनरी एक्टिविटी, जो भी हम बिजनेस में एक्टिविटी करते हैं वहाँ से, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, और सर्विस एज अ सर्विस दे दो किसी को, और उसके थ्रू आप जो भी पैसा, जैसे कि इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी रेवेन्यू कहलाती है। इनकम हो गया। इनकम क्या है सर? इनकम रेवेन्यू में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या होता है? चलिए समझते हैं यहाँ पे इनकम क्या होती है और रेवेन्यू क्या होती है। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, सेल किया, कोई चीज़ मैंने सेल कर दी। लेट्स सपोज दैट मैंने कोई चीज़ सेल की, तो सेल करने से मुझे पैसा आया 1000 रुपये, और जब मैंने उसको परचेज़ किया था तो उस पर मेरा खर्चा हुआ था, परचेज़ वर्चेज से लेके सब कुछ चीज़ें बनाने तक का खर्चा हुआ था, वो 800 रुपये हुआ था। अब मैं चाहता हूँ रेवेन्यू पता करना, तो भैया रेवेन्यू ये सेल्स है, सेल्स मेरी रेवेन्यू है, मतलब जब मैं बेचूंगा तो जितना पैसा आएगा वो मेरी रेवेन्यू कहलाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ इनकम निकालना, तो इनकम मेरी रेवेन्यू सेल्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने अगर 1000 रुपये कमाने के लिए 800 रुपये खर्च किए हैं, तो मेरी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी? तो सर 1000 रुपये मैंने पैसे आए और 800 रुपये खर्च हुए, तो टोटल मिलाकर मेरी इनकम कितनी हुई? 200 रुपये हुई। तो इसे हम इनकम कहते हैं, और रेवेन्यू 1000 रुपये होगी। जो पूरा पैसा आता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ? रेवेन्यू इज अ ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल, ठीक है, ये सब लिखा हुआ था, समझ लिया था। इनकम क्या होती है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर पूरे साल में आप पैसा कमा रहे हो बिजनेस करके तो वो इनकम है, ठीक है। सारे प्रॉफिट इनकम होते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जो बिजनेस से हुआ है, जो बिजनेस से हुआ उसी को इनकम कहेंगे। इन अदर वर्ड्स इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, जो मैंने अभी बताया। प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी अदर दैन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप प्रॉफिट को जब समझते हो ना, प्रॉफिट में 2 पार्ट होते हैं, एक बिजनेस से कमाया हुआ पैसा और एक बिजनेस से बाहर का। तो जो बिजनेस के अंदर का पैसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम लोग बात करें तो बजी यहाँ पर फिर आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दो पार्ट में इसको बांटा गया। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने पहले रिसीव कर ली लेकिन उसका बेनिफिट सामने वाले को अभी तक दिया नहीं है, तो उसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में दूंगा। तो ऐसी चीज़ों को हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ज़्यादातर देखा जाता है कमीशन मिलता है जो एडवांस में, वही होती है एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। जैसे कि इंटरेस्ट होता है, आप किसी को पैसा देते हो तो वो इंटरेस्ट कई बार क्या करता है, डिले कर देता है देने में, तो वो तो आपकी इनकम है ना, कमा ली लेकिन मिली नहीं, एक्रूड कमीशन। अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट सर क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हम, इट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स रेंडिंग ऑफ सर्विस, ये बात होती है। ऊपर मैंने प्रॉफिट की बात की थी सर, अच्छा इनकम में थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरी, मैं बताना भूल गया था। इनकम कहते हैं प्रॉफिट को भी इंक्लूड करता है और जो ऑपरेटिंग से बाहर की चीज़ें होती है उससे होने वाली प्रॉफिट को भी इंक्लूड करता है इनकम। इनकम क्या होता है चलो समझते हैं थोड़ा सा। इनकम का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो। इनकम क्या होती है? इनकम प्रॉफिट होती है। सभी प्रॉफिट क्या होते हैं? इनकम होते हैं। लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ते हैं, एक्सटेंड करते हैं। प्रॉफिट के साथ एक गेन भी होता है। गेन वो होता है जो कभी कभार होता है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है ना तो इनकम बनती है। इनकम बिजनेस से भी आती है और बिजनेस से बाहर से भी आती है, तो वो आपकी इनकम है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है चलिए जानते हैं। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला फ़ायदा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फ़ायदा हुआ तो प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बाहर से पैसा आया, बिजनेस को छोड़िए बाहर से पैसा कमा रहे हैं, तो वो गेन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स, income is the excess of revenue over expense. It is a broader term than profit and includes profit from activity other than its operating activity। ठीक है, तो प्रॉफिट से थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, और प्रॉफिट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाने वाला पैसा, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडिंग ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ें होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट की। प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक टोटल प्रॉफिट होता है और एक आपका होता है ग्रॉस नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को क्या नाम दिया जाएगा जरा ध्यान दिया। टोटल प्रॉफिट वो होता है जो हमने कोई चीज़ सेल की और उस पर जितना भी खर्च हुआ उसको माइनस कर दिया, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सर्विस रेंडर एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। सेल्स में से जो भी हमने पैसा कमाया उसमें से जो भी खर्चा हो रहा है उसको लाने तक, उसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बाद में आता है कि भैया उसको ऑफिस तक पहुंचाया गया होगा, ऑफिस में सारा हिसाब किताब किया गया, सेलिंग डिपार्टमेंट तक पहुंचाया गया, तब जाके चीज़ें बिकी होगी। तो सर वो वाले खर्चे भी जब माइनस कर देते हैं ना, जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस कर दो, और ग्रॉस प्रॉफिट तो वही इनकम है जो हमने ऑपरेटिंग से कमाई है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग भी इनकम होती है, जैसे कि हम कहीं पैसा डिपॉजिट कराते थे, इंटरेस्ट मिलता है, शेयर से डिविडेंड मिलता है, तो उन सभी चीज़ों को अगर ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं और इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। इट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। जो हमने जीपी कमाया है, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर दो, अदर इनकम ऐड कर दो, और अदर इनकम जैसी ऐड करोगे और इसके अंदर से आप लोग इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस कर दो। देखो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो। ठीक है, ये आ जाता है, लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस से बाहर की इनकम होती है उनको जोड़ दिया जाता है, फिर उसमें से ये सब माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गेन क्या होता है सर? गेन
जो बार बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं होता, या जिसे मैं कहूँ रेगुलर नेचर का नहीं है। इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है ये। ठीक है, ये होता है जैसे एसेट्स पड़ी हुई थी, पुरानी होगी, बेच दिया, कई शेयर में पैसा लगा रखा, डिविडेंड मिल गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। लॉस क्या होता है, लॉस तो सभी जानते हैं, अगर खर्चे ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए और अदर इनकम को जोड़ दिया जाए तो फिर वो हमारा लॉस कहलाता है। डेटर कौन पर्सन होता है, डेटर वो आदमी होता है जिससे हमें पैसा लेना है, जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, उसे डेटर कहते हैं। अमाउंट रिसीवेबल और रीज़न अदर देन सेल्स ऑफ गुड्स और अर्निंग सर्विस। लेकिन मान लो हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वो डेटर बन गए। लेकिन मान लो अगर हमने मशीन फिक्स असेट्स बेच दिए किसी को उधार, तो क्या डेटर बनेंगे? नहीं, तब डेटर नहीं बनेंगे। तो ये उसमें डेटर को कवर नहीं करती, यही कहा गया है। अगर सेल्स ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस को छोड़कर अगर कोई और रीज़न से पैसा रिसीव करना है तो वो डेटर में इंक्लूड नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बिल रिसीवल। इसकी बहन आ गई। जब आप रिटर्न में लिख के दे दोगे ना, जब मुंह जुबानी बोलते हो कि आजकल मैं पैसे ले लियो और फिर गोली देते हो, तो वो सब सिस्टम डेटर कहलाते हैं। और जब डेट लिख के दे दिया जाए कि इस डेट को आना, इस डेट को हम पैसे दे देंगे, जिससे जो पैसा देने वाला है डेटर, देनदार, वो उस पर साइन करके एक्सेप्ट करके देता है, स्पेसिफाइड डेट को पैसा देने का प्रॉमिस करता है। क्रेडिटर क्या होता है, उल्टा कर लो। क्रेडिटर वो लोग हैं जो जिनसे हमने सामान उधार खरीदा है, तो हम उनको कहते हैं कि भैया हमसे पैसे ले लेना 1-2 महीने में, और हम उसको गोली देते हैं बोल के मुँह जुबानी, तो ये हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप मशीन बेच रहे हो, मशीन खरीद रहे हो तो, और उधार खरीद रहे हो, तो उस केस में क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। क्रेडिटर गुड्स और सर्विस के केस में माना जाएगा। बिल्स पेबल इसकी बहन है। रिटर्न में अगर आप लिख के किसी को दे दो कि मैं इस डेट को पैसा दे दूंगा, तो उसे बिल्स पेबल कहते हैं। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर देखो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है ना, सारी जर्नल एंट्री वो बिहाफ ऑफ वाउचर की जाती है। वाउचर एक प्रूफ होता है, रिटर्न एविडेंस होता है, जिसके बिहाफ पर सारी एंट्री पास की जाती है। ये प्रूफ होता है पेमेंट का, रिसिप्ट का। एंड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। वाउचर इज ऑफ टू टाइप्स, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। दो तरह के वाउचर होते हैं, ये भी याद रखना। तो ये एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। पहला होता है सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए। ये एक एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, सीधी सी बात। जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट, जिस पे लिखा होता है कि इतना पैसा आया और इतना पैसा चला गया। ठीक है, फिर होता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? ये जो होता है ये प्रिपेयर किया जाता है सोर्स वाउचर, जो डेबिट और क्रेडिट दिखाया जाता है वो सबको ये शो करता है। इतना डिटेल में नहीं जाना, ये बाद में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सोलवेंट। सोलवेंट कौन होता है? सोलवेंट वो इंसान होता है जो पैसा पे करने के हालात में होता है, सही कंडीशन है, जैसे आप हो, मैं हूँ, हमारी कंडीशन पैसे लेने देने की है, इजीली हम पैसा ले सकते, दे सकते हैं। लेकिन इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसकी हालात ऐसे होती है जो पैसा किसी का दे नहीं सकता, ना दे सकता ना ले सकता है। उसे कोर्ट कह देती है इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ना हम उससे पैसा लेंगे ना देंगे। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे आप पैसा नहीं रिकवर कर पाते, उसी को बैड डेब्ट्स कहते हैं। जैसे उसे पैसा लेना था, उसने वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आप उससे पैसा नहीं मांग सकते, दैट इट्स बैड डेब्ट्स, या पैसा लेके भाग गया। ठीक है, अब ये जो होता है ये लॉस होता है, तो लॉस, बिजनेस का लॉस होता है, तो इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है हर साल। डेप्रिसिएशन जो होता है, क्या होता है डेप्रिसिएशन? जो फिक्स असेट्स की या किसी भी असेट्स को आप यूज़ करने लगते हो, और यूज़ करने की वजह से या टाइम निकलने की वजह से या आंधी तूफान आने की वजह से उसकी वैल्यू कम जो हो जाती है, जो वैल्यू कम होती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर आता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है? हम ये चैप्टर जो बुक पढ़ रहे हैं ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ये डेबिट क्रेडिट का मतलब होता है कोई चीज़ प्लस माइनस करनी हो, जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस करते हैं, वैसे अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट वर्ड आता है। बस फ़र्क इतना है, आपको इतना याद रखना भी, कि डेबिट जो होता है वो हमेशा याद रखना जो लेफ़्ट साइड होती है, ध्यान से देखना, लेफ़्ट साइड ऑफ डेबिट वाइल द
लेफ़्ट साइड जो होती है, लेफ़्ट साइड को हमेशा डेबिट साइड से दिखाते हैं और राइट साइड को हमेशा क्रेडिट साइड से दिखाते हैं, बस इतना याद रखना। आगे चलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है जब किसी चीज़ की वैल्यू कम करके सामने वाले से पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, उसे डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। डिस्काउंट बहुत तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रीबेट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो उन लोगों को मिलता है जो आगे सामान बेचने के लिए सामने वाले रिटेलर से, होलसेलर से ख़रीद के ले जाते हैं। ठीक है। और वो आगे उसको उस रेट पे बेचते हैं, एमआरपी रेट पे। तो एमआरपी रेट पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, बस अमाउंट को माइनस किया जाता है परचेज में से, ट्रेड डिस्काउंट को, और उस अमाउंट को लिखा जाता है कि इतने का वो चीज़ पड़ा है हमको या हमने पे किया है। चलिए आगे चलते। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो टाइमली पेमेंट करने के लिए या कैश को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो सामने वाली पार्टी हमको उधार का झांसा ना दे के अभी के अभी पैसा पे कर दे। तो इसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंट में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मिल भी सकती है, नहीं भी, इसलिए परचेज़र और सेलर दोनों की बुक में इसको रिकॉर्ड करना होता है। अब रिबेट क्या होता है? रिबेट डिस्काउंट ही होता है, लेकिन रिबेट उन चीज़ों पे दिया जाता है जो बहुत ही पुअर कैटेगरी के गुड्स होते हैं। जैसे कि मान लो बहुत बेकार गुड्स थे, टूट फूट गए, या मान लो कोई चीज़ थी टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई, या कुछ ऐसे हालात में हो गए जो काफ़ी लोग, मतलब सामने वाला कस्टमर नखरे मारता है कि यार ये तो टूटा फूटा है या तो ये है, तो उसमें सामने वाला दुकान वाला कहता है यार ले जा, इसको सस्ते रेट में ले जा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है अलग से पुअर चीज़ों पे, तो वो होता है रीबेट। ठीक है। इट इज़ डिस्काउंट अलाउड टू द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर फॉर रीज़न अदर दैन फॉर वाइच विच ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड। उसके बाद जो दिया जाता है, देखो क्रेडिट, ये दोनों देने के बाद जब सेल करते हैं तब क्या जाता है। ठीक है। और ये सिर्फ पुअर क्वालिटी के गुड्स पे दिया जाता है। इट इज़ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बोथ सेलर एंड परचेजर, दोनों के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इसको। ट्रेड रिसीवल क्या है? वही डेटर और बिल्स रिसीवल दोनों को मिला दिया जाए, ट्रेड रिसीवल है। अगर हम किसी को उधार सामान बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उससे पैसा लेना है, तो वो जो पैसा लेना होता है उसी को ट्रेड रिसीवल कहते हैं। ट्रेड पेबल क्या होता है? जब हम किसी से उधार खरीदते हैं, ठीक है, या उधार सर्विस लेते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो उनको पैसा देना है, तो वो ट्रेड पेबल कहता है, जैसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो हम परचेज़ करते हैं आगे बेचने के लिए या आगे बनाकर उसको बेचने के लिए, तो उसी को गुड्स कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी के साथ ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपका कंप्लीट होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे की आने वाली वीडियो और स्पीड से बनाऊँ। मेरा स्लो बनाने का रीज़न यही है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और लाइक नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आराम आराम से बना रहा हूँ। बट पूरा बनाऊँगा थोड़ा सा टाइम ले लेके। लेकिन अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, शेयर होता है, व्यू आते हैं, तो फिर मैं इसमें कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो डालने की, और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट अगस्त के एंड तक कंप्लीट करा दूँगा पूरा मिड टर्म का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके क्लिक कीजिए।